हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने सेट के बारे में काफी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया और सेट का पूरा क्लास भी हो गया और सेट का टेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन वाला मतलब इंटरमीडिएट का सेकंड वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन, सबसे पहले इस टॉपिक पर रिलेशन के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को पहले से ही जान चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि उसमें दो सेट था और उसका क्रॉस प्रोडक्ट था। जैसे यहाँ पे था A क्रॉस B, सो दैट A B मतलब यहाँ पे A और B इस तरीके से था, वेयर A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, कल अपन लोगों ने इस चीज के बारे में जाना था। ठीक, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो लोग हैं इसमें से, इसलिए ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। और हम लोगों ने कल रिवीजन में भी कई चीज इसके बारे में समझाया। ठीक है, आज हम लोग का मेन टॉपिक है रिलेशन। आज हम लोग रिलेशन के बारे में काफी कुछ समझेंगे। जैसे रिलेशन मतलब ये होता है कि दो चीजों में, तीन चीजों में, चार चीजों में कोई रिलेशन होना। जैसे फादर का सन से रिलेशन हुआ या फिर सन से फादर का रिलेशन हुआ। ठीक है, मतलब इस तरीके से रिलेशन। और अलजेब्रा में एक्स वाई जेड या फिर कुछ भी लेते हैं तो उसमें भी एक टाइप का रिलेशन। जैसे मान लेते हैं कोई इक्वेशन इस तरीके से है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि y भी x से किसी तरीके से रिलेटेड है। मतलब x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के हम लोग को रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसी में मान लीजिए कि यदि हम कोई क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन करें, A क्रॉस B, जिसमें यहाँ पे एक्स वाई हो और एक्स वाई इस तरीके से चेंज होता हो। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज जो है ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे सेकंड वाला एलिमेंट अपने आप चेंज हो जाएगा। इसे ही कहते हैं रिलेशन। मतलब फर्स्ट वाले इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को चेंज होने के अकॉर्डिंग उसका सेकंड एलिमेंट भी जब चेंज हो जाता है तो उसी को उसका रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे y जो है x से इस तरीके से रिलेटेड है, इसके x के ट्वाइस और प्लस 1 के इक्वल टू है। ठीक है, यदि हम जैसे x का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। मतलब y इज इक्वल टू 3। मतलब हमारे पास मिल गया 1,3। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना ये हुआ रिलेशन एक्स वाई का। मतलब x के अकॉर्डिंग y चेंज हो गया। ठीक है, और इसे ही हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन को दिखाना होगा, मतलब x रिलेट टू y, तो हम लोग रिलेशन को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे r x रिलेट टू y। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी समझेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है, जैसे ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे x वाला टर्म, जैसे यहाँ पे x का कुछ वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। दिख रहा है ना रिलेशन, मतलब x से y टोटली रिलेटेड है। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिलेशन। जैसे अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं। अभी को हमने थोड़ा सा रिलेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया, अब उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई सेट है, लेट मतलब रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है।
लेट मतलब कोई आर कोई रिलेशन है बिटवीन द सेट ए बिटवीन ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए को भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और जो उसका दूसरा सेट है उसको भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज द, मतलब कहने का टोटल मतलब है कि आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, इज मतलब वो अब वो क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब है ए क्रॉस बी। यहां से टोटल मतलब मिल गया कि मतलब आर ऐसा रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में, मतलब एक सेट है ए और एक सेट है बी, मतलब सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है जो सबसेट किसका होता है, इस सेट ए से सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। एंड मतलब अब रिलेशन है तो रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का तो डिफाइन होगा क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर में है। ठीक है। यहां पे क्या पॉइंट मिला, एंड द रिलेशनशिप डिफाइंड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। मतलब ये रिलेशनशिप कहां से कहां तक डिफाइंड है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में एक रिलेशनशिप डिफाइंड है। ठीक है। मतलब हम लोग को टोटल मीनिंग ये मिला कि एक रिलेशनशिप एक सेट से दूसरे सेट, फ्रॉम द सेट ए, मतलब ये कोई सेट ए हो गया, मान लेते हैं ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ठीक है। अब इस सेट ए से सेट बी में जो रिलेशनशिप डिफाइन होगा, ठीक है, मान लेते हैं ए का जो एलिमेंट है वो ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। यहां पे है 1 2 3 4 5। ठीक है। मान लेते हैं ए वाला जो पार्ट है वो 2 से रिलेटेड है, बी वाला 3 से, सी वाला 4 से, ये वाला इससे। ठीक है। ये सब रिलेशन है, मतलब सेट ए से सेट बी में रिलेशन है। अब यहां से यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस टू, मतलब कई सारे एलिमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग के पास कई सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे ए के साथ 3 का रिलेशन है, बी 4 के साथ आ जाएगा, बी 2 के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हम लोग को मिला रिलेशन। यदि हम लोग रिलेशन यहां पे निकालना चाहें आर, तो कौन कौन सा सेट मिलेगा, ए और 2, बी और 3, सी और 2, सॉरी सी और 4 एंड डी और 5। अब यहां पे जो आर होता है ये बता रहा है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी आर टाइप रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। यहां से इसी तरीके से यहां पे आर जो रिलेशन है इस सेट मतलब इस
ऑर्डर्ड पेयर में भी यही बता रहा है कि जो बी है वो 3 से आर रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं ए रिलेट टू 2 एंड बी रिलेट टू 3, ठीक है। इस तरीके से हम सी कोई 4 से रिलेट कर सकते हैं एंड डी रिलेट टू 5। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पे दिख रहा होगा यदि हम लोग ए क्रॉस बी करें तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग ए क्रॉस बी करें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब बहुत हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, यदि ए में n एलिमेंट हो और बी में m एलिमेंट हो तो उसका ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? n इंटू m, मतलब इसका 4 5 जा 20, मतलब इसमें टोटल 20 एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना मिला हुआ है? सिर्फ 4। मतलब एक ऐसा रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो इस सेट ए से सेट बी में ये 4 ही टाइप के ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक बार और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आर एक रिलेशनशिप है फ्रॉम द सेट नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, मतलब आर एक रिलेशनशिप है एक सेट ए से सेट बी में। इज द सबसेट ऑफ, मतलब ए से बी जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है, ठीक है। अब सबसेट मतलब वो प्रॉपर भी हो सकता है वो जितना ए क्रॉस बी किया गया है वो सारा का सारा उस रिलेशन को फॉलो करे, और हो सकता है उसके कुछ ही ऑर्डर पेयर उस रिलेशन को फॉलो करे। इसीलिए हम लोगों ने नो प्रॉपर नो इम्प्रॉपर हम लोगों ने लगाया है सबसेट, ठीक है। ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है जो रिलेशन आर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ना, आर जो है वो ये मिला है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 20 एलिमेंट मिल रहे हैं, 20 ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, ठीक। एंड द रिलेशनशिप डिफाइंड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब एक रिलेशनशिप डिफाइन होता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से वो रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। डिफाइंड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले रिलेशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, अब उसका डोमेन एंड को डोमेन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे डोमेन का मतलब हुआ कि जैसे सेट ए है और से ये सेट कोई बी है, ठीक है। मान लेते हैं ए का एलिमेंट ए बी सी है और इसका एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। अब इन दोनों सेटों में से कुछ ना कुछ एलिमेंट का कोई रिलेशन डिफाइन है। मान लेते हैं आर, इस तरीके से आर डिफाइन है कुछ एलिमेंट, ठीक है, मतलब आर किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। आर ऐसा रिलेशन है कि ए के एलिमेंट से बी का एलिमेंट का कोई रिलेशन दिखा रहा है। मान लेते हैं ए का रिलेशन है 2 से, बी का रिलेशन है 3 से, सी का रिलेशन है 4 से, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं रिलेशन है। तो यहाँ पे जो सेट ए होता है ये कहलाता है डोमेन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे इसका डेफिनेशन करना हो तो डेफिनेशन कैसे होगा ये आप लोग 2 बार समझे, इसलिए डेफिनेशन जनरली क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे इसमें इस तरीके से होगा, यहां से ए से एक सेट ए से बी में रिलेशन है, मतलब ए रिलेट टू सेट बी, मतलब सेट ए का जो सेट बी के साथ रिलेशन है। कोई सेट का सेट से रिलेशन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सेट का एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन को शो करता है, मतलब ए रिलेट टू 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग को और बी रिलेट टू 2, यहाँ पे बी रिलेशन है 2 के साथ और सी जो है वो रिलेशन है 3 के साथ। सर ए जो है वो 2 से रिलेटेड है, बी जो है वो 3 से और सी जो है वो 4 से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो आप लोग को डोमेन के बारे में हम समझ चुके हैं कि जो ए होता है वो डोमेन होता है और जो बी होता है वो को डोमेन होता है।
अब हम लोग उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन मान लेते हैं डोमेन ऑफ ए निकालना है। डोमेन ऑफ ध्यान दीजिए कि डोमेन ऑफ ए नहीं निकलता है, डोमेन ऑफ रिलेशन निकलता है। मतलब उस रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या होगा। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, आर का डोमेन वो होगा एक्स सच दैट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो एलिमेंट होगा आर का। ठीक है, ये चीज समझ आया। मतलब इस आर के एलिमेंट एक्स वाई में से, मतलब आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जैसे इसमें कितने आर के ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, 1 2 मतलब सॉरी ए और 2, बी और 3, सी और 4, इतने सारे एलिमेंट मिले हैं ना ऑर्डर पेयर में। मतलब एक रिलेशन को ये दोनों सब डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डोमेन का मतलब ये समझे हैं कि आर ऐसा रिलेशन होगा तो इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, और रेंज का मतलब समझ लेते हैं फिर। रेंज आर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें y इस तरीके से होगा, इसी ऑर्डर पेयर का एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, मतलब इसमें से जो y का जो एलिमेंट होगा, मतलब सेट b का जो एलिमेंट होगा, ये मतलब समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर तो इस रिलेशन का एलिमेंट है। लेकिन यहां पे जो y है वो किसका एलिमेंट है, इस सेट b का एलिमेंट है। ठीक है, और कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, ये टोटल सेट बी, इसी सेट को तो कहते हैं ना, ये टोटल सेट बी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अब यहां पे मान लीजिए कि इसी का हम लोग को डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, कहा गया है इस ऑर्डर में से उसका फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको इंक्लूड करेंगे। मतलब यहां पे आ गया ए बी और सी, तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग रेंज निकालें, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या हो जाएगा, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का जितना भी y वाला एलिमेंट है, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट है उसको, जैसे 2 3 एंड 4, ये हो गया हमारा रेंज। मतलब इस रिलेशन आर का डोमेन में निकल गया, रेंज में निकल गया। अब कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सेट बी होगा, बी में जितने भी एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 4, कोडोमेन कितना होगा, वन टू थ्री फोर 5। ठीक है, आई थिंक ये डोमेन कोडोमेन रेंज समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहां पे इसको क्या कहेंगे, ए को डोमेन, और ये सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और ये जहां तक इसका मतलब इसका रिलेशन जिसमें जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक सेट बनेगा, ये क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक है, आई थिंक ये डोमेन कोडोमेन रेंज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते थोड़ा सा। यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं इस तरीके से, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू, ये सेट है इस तरीके से है, और यहाँ पे r एक रिलेशन है जो इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को इसको क्या करना है, r को बताना है कि r में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं r को रिप्रेजेंट करने के लिए, पीछे पड़ चुके हैं, जहां पे उस सेट में उसमें एलिमेंट के टाइप को डिफाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो कौन सा मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, मतलब सेट को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि यदि उसको रिलेशन जैसे हम लोग पहले डिफाइन किए थे, जैसे r इज इक्वल टू 1 2 1 3, ठीक है, इसे डिफाइन किए थे। तो ये कौन सा मेथड डिफाइन का है, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो ये आपको पॉइंट मिला कि रिलेशन को हम लोग या तो सेट बिल्डर मेथड से डिफाइन कर सकते हैं या फिर
रोस्टर मेथड से, मतलब एक स्टार पॉइंट नोट कर लीजिए कि रिलेशन है, मतलब ए रिलेशन या फिर ऐसा दे सकते हैं द सेट ऑफ रिलेशन कैन बी expressed by expressed कौन कौन से तरीके से, by सेट बिल्डर, और रोस्टर मेथड। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेट ए है, ये है, और सेट बी है जो इस तरीके से डिफाइन है। अब हम लोग को एक सेट आर यहाँ पे बनाना है, जैसे इसको पहले बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक सेट है ए और ये सेट है हमारे पास बी। ठीक है, उसके एलिमेंटों को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, और बी में कौन कौन से एलिमेंट होगा, 1, 4, 9, 10, 14 और 16। ठीक है, मतलब इतना एलिमेंट बी में होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है। अब हम लोग को आर निकालना है। आर इज इक्वल टू क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। आर में ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से है, यहां तो ए को इंक्लूड करना ही है। ए मतलब इसका कोई एलिमेंट मान लेते हैं 1, तो बी उसका इस तरीके से डिफाइन होगा कि बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू हम लोग क्या सपोज किए हुए हैं, 1। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अब बी के यहाँ पे ए के प्लेस से 1 रखे हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब इसका 1 ही मिला। तो ये जो 1 यहाँ पे है ये 1 से ही रिलेटेड है। ठीक, यही से रिलेटेड है, मतलब एक ऑर्डर पेयर मिल गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जब ए इज इक्वल टू हम लोग 2 पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब 1 और 1 इस तरीके से रिलेटेड है, या फिर इसमें ए और बी इस तरीके से रिलेटेड है, तो इस तरीके से है ऑर्डर्ड पेयर। यहां हम लिख सकते हैं ए रिलेट टू बी सच दैट, यहां हम ये भी लिख सकते हैं ए रिलेट टू बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग ए इज इक्वल टू 2 मान लिए हैं, इस सेट का दूसरा एलिमेंट 2 ले लिए हैं, तो हमारे बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बी इज इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब यहाँ पे 4 भी है तो 4 को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। यदि इसमें से कोई नहीं होता है तो उसको हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, और वो रिलेशनशिप बस वहीं तक सीमित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 16 नहीं होगा, 16 मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम 4 वाले टर्म को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, काहे कि यदि ए के प्लेस पे हम 4 रखे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, बी में 16 है ही नहीं, तो 4 को नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सिंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 16। आगे देखते हैं। यहाँ पे ए के प्लेस पे 2 रखा गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, उसी तरीके से यदि ए के प्लेस पे 3 रखा जाए तो बी का प्लेस 9 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मिले हम लोग को 3 और 9। नेक्स्ट क्या मिला हमारे पास, 4 है। अब 4 है, अब ए के प्लेस पे 4 रखेंगे तो बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हो गया 4 और 16। ठीक, आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, और इसका कोडोमेन क्या है। इसका हम लोग को क्या निकालना था, डोमेन निकालना था। तो डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन क्या होगा, ऑल ओवर होगा। ठीक,
यदि ये सेट के ऑल ओवर एलिमेंट का ये बनता है तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका 1 2 3 4। अब रेंज क्या होगा, आर का रेंज जो होगा वो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं मतलब 1 4 9 एंड 16, 1 4 9 एंड 16। ये हम लोग पढ़े हैं कि इसका ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, उसका डोमेन में आएगा, और ये सेकंड वाला पार्ट होगा वो उसका रेंज में आएगा। अब यहीं पे को डोमेन देख लें, को डोमेन में पूरा सेट बी आ जाएगा। मतलब 1 4 9 10 14 15 और 16। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हो रहा है सारा कुछ, डोमेन और रेंज निकालना किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से। अब मान लीजिए यहीं पे ये सेट है, ठीक है, जैसे यहां पे पहले हमने एग्जांपल दिया कि यदि 4 वाला पार्ट इसमें 16 ना हो, ठीक है, जैसे 16 ना हो तो क्या होगा, 4 को नहीं इंक्लूड करेंगे, तब कंडीशन में डोमेन क्या होगा, डोमेन वाला जो पार्ट होगा वो 1 2 3 तक ही सीमित हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये रिलेशन और फंक्शन में ये चीज डोमेन कोडोमेन और कैसे निकालते हैं एग्जांपल उसका समझ में आ गया होगा। हम लोग ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है ये इतना है और सेट बी है ये इतना है, ठीक है। अब हम लोग को एक ऐसा सेट बनाना है, मतलब ए टू बी, मतलब ए से बी तक का एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए रिलेट टू बी, ए का बी से रिलेशन इस तरीके से हो कि ए इज लेस देन बी, मतलब ए जो हो वो बी से छोटा हो। ऐसा कितना रिलेशन पॉसिबल हो सकता है बनाते हैं। जैसे इसमें ए को ऐसा करना है कि ए जो है वो लेस देन बी है। अब इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से, उसके बाद फिर डायग्राम वाले मेथड से। पहला मेथड देखिए, ऐसे हमारे पास सेट ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। सबसे पहले ए और बी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का 1 से, ये तो पता ही होगा कैसे करना है, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। फाइव का 1 से और फिर 5 का 3 से। अब ऐसा एक ऑर्डर पेयर ढूंढना है जितना भी मिल जाए, उसमें इस फर्स्ट वाले ए वाले एलिमेंट का, ए वाला एलिमेंट जो हो वो इस सेट के बी वाले एलिमेंट से, मतलब इस सेट बी के एलिमेंट से छोटा हो, मतलब ए इज लेस देन बी। तो मतलब यहाँ पे आर के वैल्यू प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसलिए इस पे पहले इस ऑर्डर पेयर पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये ए है और ये जो है ये बी है, ये समझ में आ रहा है। ये 1 जो है ये इस ए का एलिमेंट है और ये जो 1 है ये इस बी का एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे देख सकते हैं ए इज लेस और इक्वल टू बी, तो ये इक्वल टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम पुट कर लेंगे 1, 1, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ए के प्लेस पे हमारे पास 1 है, बी के प्लेस पे हमारे पास 3 है। ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 इज लेस देन 3, तो ये भी लेस वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी पुट कर लेंगे 1, 3। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये हम फोकस कर सकते हैं। जो ए है मतलब 2 जो है इज नॉट लेस देन 1, मतलब 2 जो है 1 से छोटा कभी ना होगा, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 3 पे ये ए है हमारा, ये बी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इज लेस देन 3, तो अब 2, 3 को हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे। मतलब इस टोटल कहने का मतलब है जो भी दिए गए रिलेशन को डिफाइन किए गए या फिर डिस्क्राइब किए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, बस उसी ऑर्डर पेयर को हम लोग को इंक्लूड करना है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ये भी हम लोग फोकस कर सकते हैं, जो ये आर है ये इसका सबसेट है, प्रॉपरली सबसेट है। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब यहाँ पे आर इज सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसका मान लीजिए डोमेन निकालना हो तो निकाल लीजिए। डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? 1 1 2। यहाँ पे 1 1 दो बार लिखा है इसलिए 1 and 2 डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा? 1 रेंज देखते हैं क्या होगा। रेंज क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 3 मतलब 3 को तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 1 and 3। ठीक है, और कोडोमेन के बारे में आपको पता है, जो 1 and 3 यही होता है, यहाँ पे कोडोमेन होता है। मतलब ये सेट टोटल बी जो होता है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। कोडोमेन क्या है? वन एंड 3। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज है वो कोड और कोडोमेन है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, बताया गया था पहले ही, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा जिसका रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन मतलब ये हुआ कि जैसे उस रिलेशन का जस्ट उल्टा, जैसे उस सेट को जैसे यहीं पे देख लिया जाए, इनवर्स रिलेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स नेम से क्लियर है कि मतलब उस रिलेशन का इनवर्स। जैसे यहां पे ये किस तरीके से रिलेटेड था? ए रिलेट टू बी, और ये रिलेशन किस चीज को डिफाइन कर रहा था? ए इज लेस देन बी, जहां पे ए जो था वो एलिमेंट था ए का और बी था वो एलिमेंट था बी का। ठीक है, अब यदि इनवर्स रिलेशन कहा जाए तो मतलब ये हो जाएगा कि जो बी है, बी के प्लेस पे ए और ए के प्लेस पे बी चला आएगा। मतलब इस तरीके से हो जाएगा, बी आर इनवर्स ए इज लेस और इक्वल टू बी, और यहां पे जो रिलेशन है उसको आर इनवर्स कर दिया जाए। अब ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा? यहाँ पे ए वाला जो एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट होगा और बी वाला जो एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट होगा। हम लोग को एलिमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू हम लोग को दिया है 1 1 1 3 और 2 3। फिर यहाँ पे आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स मतलब हो गया कि मतलब इन दोनों ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दिया जाए। मतलब 1 1, यहाँ पे 3 and 1, यहाँ पे 3 and 2। यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट है जो भी है वो क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू है। लेकिन ये किसका एलिमेंट है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो अभी भी किसका एलिमेंट है? वो अभी भी इसी सेट बी का एलिमेंट है। जैसे रिलेशन मतलब हो गया कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इससे इसमें रिलेशन आर ये डिफाइन किया। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कि इसका कोई एलिमेंट लेके हम लोग इस सेट में डिफाइन करते हैं, तो उसको कहा जाता है आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यहां पे ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर है और ये जो आर इनवर्स है ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ये यहाँ पे 1 1 है, ये तो जनरली है, लेकिन 1 and 3 3 1 2 3 and 3 2। इसमें आर और आर इनवर्स को इक्वल होने के लिए इसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन का मतलब जस्ट उसका इनवर्स।